हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम करेंगे यूपी होम गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करेंगे 101 से लेके 150 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त काल में टेराकोटा की ईंटों से बना प्रसिद्ध मंदिर भीतरगांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये पूरी तरह से ईंटों से बना है और इसकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी बहन जयश्री के राज्य की रक्षा और प्रशासनिक सुगमता के लिए अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। इसके बाद कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। अगला प्रश्न है, महोबा उत्तर प्रदेश की किस प्राचीन वंश की राजधानी थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल वंश की। चंदेल शासकों ने जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड पर शासन किया और महोबा को अपनी राजधानी बनाया। प्रसिद्ध योद्धा अलाउद्दीन इसी दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान की स्मृति में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, की याद में जौनपुर नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा। महान विद्वान अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने आइन ए अकबरी की भी रचना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में घोषिताराम विहार के अवशेष मिले हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी में स्थित घोषिताराम विहार एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। यहाँ बुद्ध ने कई बार प्रवास किया था। इसकी खुदाई से मौर्य और कुषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले को शक्कर का कटोरा कहा जाता था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवरिया। ऐतिहासिक रूप से देवरिया विशेषकर प्रतापपुर और गौरी बाजार क्षेत्र में चीनी मिलों की अधिकता के कारण इसे उत्तर प्रदेश का शक्कर का कटोरा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालपी जालौन। अकबर के सबसे चतुर दरबारी बीरबल, वास्तविक नाम महेश दास, का नाम जालौन जिले के कालपी में हुआ था। कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा लखनऊ के में किसके द्वारा बनाया गया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवाब आसफ उद दौला। नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में अकाल राहत कार्य के रूप में लखनऊ में रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। इसे तुर्किश गेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेड़ा नगरी और पंडा नगरी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा अपने स्वादिष्ट पेड़ों और प्राचीन तीर्थ परंपरा पंडा समाज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म के अलावा शैव मत का भी बड़ा केंद्र मथुरा किस काल में था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। कुषाण काल विशेषकर कनिष्क के समय में मथुरा कला का एक महान केंद्र था, जहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू, शैव व वैष्णव धर्मों की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को कैद किया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद का किला खुसरोबाग। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था। पकड़े जाने पर उसने इलाहाबाद प्रयागराज में रखा गया था। आज भी वहाँ खुसरो बाग में उसका और उसके परिवार का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की कमान संभालने वाली झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गादल की सेनापति और रानी की हमशक्ल में अंगरक्षिका थी। उन्होंने अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए रानी का वेश धरकर युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले के किसानों ने एक का आंदोलन चलाया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में हरदोई, बहराइच और सीतापुर के किसानों ने लगान की उचित दरों के खिलाफ एक आंदोलन संगठित किया था। अगला प्रश्न है, कुशीनगर के पास स्थित पवनगढ़ फाजिल नगर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने पवनगर पावापुरी के रूप में प्रसिद्ध में निर्माण प्राप्त किया था। राजा बाजार और हजरतगंज जैसे प्रसिद्ध इलाके उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक केंद्र हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। ये इलाके लखनऊ के नवाबी और ब्रिटिश काल के दौरान विकसित हुए प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र रहे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने 1553 में संगम के तट पर किले का निर्माण करवाया और इस नगर का नाम इलाहाबाद ईश्वर का शहर रखा था। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी महाजनपद कहा जाता था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र को प्राचीन काल में चेदी महाजनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बरुआ सागर का ऐतिहासिक किला स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी। झांसी जिले में स्थित बरुआ सागर का किला और वहां की झील ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यहाँ मराठों और बुंदेलों के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी, जिसने उत्तर प्रदेश और भारत का इतिहास बदल दिया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1765। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। इसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नवाब शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देने पड़े और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को सौंपने पड़े। यहीं से उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले के उन्नाव में हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भद्रकाल। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के भद्रगांव गांव में रहने वाले थे। अकाल और कठिन परिस्थितियों के कारण उनके पिता सीताराम तिवारी मध्य प्रदेश की झाबुआ, अब जो अलीराजपुर है, वहां चले गए, जहां आजाद का जन्म हुआ। लेकिन आजाद हमेशा खुद को उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मानते थे और उनकी अधिकांश क्रांतिकारी गतिविधियां कानपुर, झांसी और इलाहाबाद के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल सनोली कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बागपत। बागपत जिले का सोनाली स्थल हाल ही के वर्षों में भारतीय पुरातत्व के लिए सबसे बड़ा रहस्य और खोज साबित हुआ है। यहाँ 2005 और फिर 2018 में कई खुदाई में
4000 साल पुराने रथ, तलवारें और शाही ताबूत मिले हैं। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि हड़प्पा काल में रथ नहीं होते थे। सनोली की खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के योद्धा वर्ग और युद्ध की प्राचीन परंपरा को एक नई पहचान दी है, जो सिंधु सभ्यता के समकालीन या उसके ठीक बाद की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आगरा का ताजमहल बनाने के लिए सफेद संगमरमर मुख्य रूप से कहाँ से मंगवाया गया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मकराना, राजस्थान से। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया बेहतरीन किस्म का सफेद संगमरमर राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से हाथियों और बैलगाड़ियों के जरिए आगरा लाया गया था। हालांकि ताजमहल की नींव और दीवारों के भीतरी हिस्से में आगरा के लाल पत्थर और फतेहपुर सीकरी के पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसमें जड़ने के लिए बहुमूल्य रत्न जैसे लेपिस लाजुली और जेस्पर अफगानिस्तान, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से मंगवाए गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीदों की धरती कहा जाता है, जहां 1942 में समानांतर सरकार बनी थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजीपुर। हालांकि बागी बलिया अपनी आज़ादी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गाजीपुर जिले को आधिकारिक तौर पर शहीदों की धरती और वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के शेरपुर गांव में 8 युवक 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए थे। गाजीपुर का इतिहास प्राचीन काल में से ही योद्धाओं का रहा है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी स्थित है। सैन्य सेवाओं में सबसे ज्यादा जवान भेजने के कारण भी इस जिले का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नील की खेती के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बयाना। मुगल काल के दौरान आगरा के पास स्थित बयाना वर्तमान राजस्थान सीमा पर, लेकिन तात्कालिक आगरा सूबे का हिस्सा, नील की सबसे उत्तम गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यूरोप के व्यापारी यहाँ की नील को बयाना नील के नाम से जानते थे। उस समय नील का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था और यह निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी। इसके अलावा बयाना अपने मजबूत किले और मध्यकालीन स्मारकों के लिए भी इतिहास में दर्ज है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मौलवी ने प्रयाग में किस प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादन किया था जिसने राष्ट्रीय चेतना जगाई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्युदय। महामना पंडित मदन मोहन मौलवी ने 1907 में प्रयागराज में अभ्युदय नामक एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ाना और किसानों की समस्याओं को उठाना था। इसके अलावा उन्होंने मर्यादा और अंग्रेजी अखबार द लीडर का भी संपादन किया। मालवीय जी का मानना था कि शिक्षा और पत्रकारिता ही वे हथियार हैं जिनसे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने ही सत्यमेव जयते के नारे को जन जन तक पहुंचाया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू नगरी कहा जाता है जिसका इतिहास नवाबों से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामपुर। रामपुर रियासत की स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। यह शहर अपनी खास रामपुरी चाकू के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद रामपुर के नवाबों ने कला, संगीत और शास्त्र कला को संरक्षण दिया। रामपुर की रजा लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी पुस्तकालयों में से एक है, जहाँ हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। चाकू उद्योग यहाँ के स्थानीय कारीगरों की पीढ़ियों की पुरानी विरासत है। अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म और मृत्यु उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों से जुड़ी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी और मगहर। संत कबीरदास का जन्म वाराणसी के पास माना जाता है, जहाँ एक दूल्हा दंपति नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में लगा दिया। उस समय समाज में मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर संत कबीर नगर जिला में मरने से नरक मिलता है। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं 1518 ईस्वी में उन्होंने प्राण त्यागे। आज मगहर में उनकी समाधि और
मजार दोनों एक साथ स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है और इसका नाम किस ऐतिहासिक शासक से प्रेरित माना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलीगढ़। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल या कोइल था। 1770 के दशक में नजफ खान ने इसका नाम बदलकर अलीगढ़ रखा। यह शहर अपने उत्कृष्ट सुरक्षा तालों के निर्माण के लिए 18वीं शताब्दी से ही प्रसिद्ध है। जॉनसन एंड कंपनी ने यहाँ सबसे पहले बड़े स्तर पर ताला बनाने की फैक्ट्री डाली थी। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इसे आधुनिक भारत में शिक्षा और राजनीति का एक प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र बना दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजघाट स्थित है, जिसे काशी का सबसे प्राचीन बसावट क्षेत्र माना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी के उत्तरी भाग में स्थित राजघाट वह स्थान है जहाँ खुदाई के दौरान ईसा पूर्व 9वीं व 10वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं। इसे प्राचीन वाराणसी नगर का मूल केंद्र माना जाता है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और प्राचीन किलेबंदी के साक्ष्य से पता चलता है कि यह दुनिया के सबसे पुराने निरंतर बसे हुए शहरों में से एक है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यह व्यापार और संस्कृति का प्रमुख गढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, चुनार का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के तट पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित चुनार का किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 1530 के दशक में शेरशाह सूरी ने इस पर कब्जा किया था, जिसके बाद हुमायूं और शेरशाह के बीच इस किले को लेकर लंबी खींचातान चली। इसे पूर्व का द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बंगाल की ओर जाने वाले मार्ग पर इसका नियंत्रण था। यहाँ राजा भर्तृहरि की समाधि और सोनवा मंडप जैसे ऐतिहासिक स्मारक आज भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अयोध्या और फैजाबाद का नेतृत्व किस क्रांतिकारी मौलवी ने किया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें फैजाबाद के मौलवी के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था और चिनहट के युद्धों में ब्रिटिश सेना को करारी शिकस्त दी। अंग्रेज उनसे इतने खौफजदा थे कि उनकी गिरफ्तारी पर उस समय 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अंततः पुयामा के राजा द्वारा विश्वासघात के कारण वे शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बांसबरेली कहा जाता है और इसका रोहेला इतिहास क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बरेली। बरेली को ऐतिहासिक रूप से बांसबरेली कहा जाता है। बांस के व्यापार के कारण 18वीं शताब्दी में यह रुहेलखंड की राजधानी बना। जब अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में रुहेला अफगानों ने यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 1857 क्रांति के समय यहाँ खान बहादुर खान ने अपनी समांतर सरकार बनाई थी। बरेली का इतिहास महाभारत काल के पांचाल राज्य से भी जुड़ा है, जिसकी राजधानी अली क्षेत्र रामपुर बरेली सीमा थी। अगला प्रश्न है, प्रताप समाचार पत्र जिसने चौरी चौरा और बिजोरिया आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, कहाँ से प्रकाशित होता था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से क्रांतिकारी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशन शुरू किया था। यह अखबार किसानों के शोषण और ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ सबसे सख्त आवाज था। क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी बलवंत सिंह के जन्म नाम से इसी अखबार के दफ्तर में काम किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी की निर्भीक पत्रकारिता ने कानपुर को उत्तर भारत में स्वाधीनता संग्राम का वैचारिक केंद्र बना दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से मिट्टी के रथ और मानव कंकाल मिले हैं जो इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र और कौशाम्बी। ब्रजवासी लाल जैसे प्रसिद्ध
पुरातत्वविदों ने हस्तिनापुर, मेरठ, बहीक्षेत्र, बरेली और कौशाम्बी जैसे स्थलों की खुदाई की। यहाँ चित्रित धूसर मर्दवान संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसका कालखंड लगभग 1100 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। हस्तिनापुर में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, जो पुराणों की कुछ कथा की पुष्टि करते हैं कि बाढ़ के कारण पांडवों के वंशजों को हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस प्रांत का सूबेदार था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदायूं। मध्यकाल में बदायूं दिल्ली का सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत माना जाता था। इल्तुतमिश यहाँ का गवर्नर था। जब उसे सुल्तान बनने का आमंत्रण मिला, बदायूं को मदीनतुल औलिया संतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। यहाँ की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से एक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर दुर्ग स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांदा। बांदा जिले में विंध्य पहाड़ियों पर स्थित कालिंजर दुर्ग अभेद माना जाता था। 1545 में इस किले को जीतने के घेराव के दौरान एक उक्का तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह किला चंदेल राजाओं का मुख्य गढ़ था और प्राचीन काल से ही भगवान शिव के नीलकंठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मौलवी ने प्रयागराज के किस संगठन की स्थापना की थी, जो आज भी सक्रिय है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हिंदू महासभा, सेवा समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन। मालवीय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 1914 में सेवा समिति की स्थापना की। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के जरिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई और वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र प्रयागराज रहा, जहाँ उन्होंने कुंभ मेले के दौरान जन सेवा के कई कार्य शुरू किए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को लाइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, अरबी, फारसी साहित्य और वास्तुकला का इतना बड़ा केंद्र बन गया था कि जिसकी तुलना ईरान के प्रसिद्ध शहर शिराज से की जाने लगी। इसलिए इसे सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। यहाँ की अटाला मस्जिद और जंजरी मस्जिद भारत की अनूठी वास्तुकला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले में स्थित दीवान ए खास का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। हालांकि आगरा के किले की भारी संरचना और मुख्य द्वार अकबर ने बनवाए थे, लेकिन इसके अंदर की विलासितापूर्ण सफ़ेद संगमरमर की इमारतें जैसे दीवान ए खास, खास महल और मुसमन बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवान ए खास वह स्थान था जहाँ सम्राट महत्वपूर्ण मंत्री और विदेशी राजदूतों से गुप्त मंत्रणा करता था। इसी किले के मुसमन बुर्ज में शाहजहां और उसके अंतिम दिनों में औरंगजेब द्वारा कैद किया गया था, जहाँ से वह ताजमहल को देख सकता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में असोथर का किला स्थित है, जो 1857 की क्रांति के वीर दरियाव सिंह से जुड़ा है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फतेहपुर। फतेहपुर जिले में स्थित असोथर का किला महान स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर दरियाव सिंह का गढ़ था। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने जनरल हेवलॉक की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। बाद में अंग्रेजों ने विश्वासघात के जरिए उन्हें पकड़ लिया और उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई। फतेहपुर का बावनी इमली शहीद स्थल आज भी उनकी वीरता की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिन्होंने किसान आंदोलन को नई दिशा दी, उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूल निवासी थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजीपुर। भारत के सबसे बड़े किसान नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद
स्वामी का जन्म गाजीपुर जिले के देवा गांव में हुआ था। हालांकि उनका मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार रहा, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों की जड़ें उत्तर प्रदेश की मिट्टी में थी। उन्होंने नारा दिया था, अन्नदाता अब जाग उठा है। उसने जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों को एकजुट किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में वाराणसी, काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। वाराणसी जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि यहाँ पार्श्वनाथ के अलावा सुपार्श्वनाथ का भी जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ ने ही जैन धर्म के 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह दिए थे, जिनमें बाद में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 महाव्रत बनाए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ को फिर से जीतने के लिए किस ब्रिटिश सेनापति को भेजा गया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में विद्रोह बहुत भीषण था। सर कॉलिन कैंपबेल ने मार्च 1858 में एक बड़ी सेना के साथ लखनऊ पर अंतिम आक्रमण किया और बेगम हजरत महल की सेना को हराकर शहर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया। इस युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों की बड़ी मदद की थी। हेनरी लॉरेंस तो विद्रोह के शुरुआती दिनों में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। अगला प्रश्न है, मथुरा कला शैली का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहाँ स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। पहली बार युद्ध को मानव रूप में दिखाने वाली मूर्तियों का निर्माण इसी शैली में हुआ। साथ ही जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं भी यहाँ बनाई गई। मथुरा शैली स्वदेशी थी, जबकि गांधार शैली भी पर यूनानी प्रभाव था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को पवित्रता का शहर मोक्षदायिनी कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी काशी को हिंदू धर्म में 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव इसे कभी नहीं छोड़ते। यह शहर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और रेशम व्यापार के लिए हजारों वर्षों से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। चीनी यादरी ह्वेनसांग के वृत्तांतों के अनुसार हर्षवर्धन के समय में मथुरा विशेष प्रकार के उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि कन्नौज राजधानी थी, लेकिन मथुरा व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। यहाँ के बने वस्त्रों की मांग दूर दराज के देशों तक थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने प्रयागराज के किले के अंदर कौन सा प्रसिद्ध महल बनवाया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 स्तंभों वाला महल। अकबर ने 1583 में संगम के तट पर एक विशाल किला बनवाया था, जिसे इलाहाबाद का किला कहा जाता है। इसके अंदर उसने एक भव्य 40 स्तंभों वाला महल बनवाया था। इस किले का रणनीतिक महत्व इसलिए था क्योंकि यह गंगा और यमुना के संगम पर स्थित होने के कारण पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार के जलमार्ग पर नियंत्रण रखता था। किले के अंदर प्रसिद्ध अक्षयवट का एक वृक्ष भी था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां बापू ने 1920 में भाषण दिया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यह महान क्रांतिकारियों जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह की जन्मभूमि है। इन तीनों वीरों को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी। शाहजहांपुर का स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान रहा है और यहाँ के लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो यह हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम यूपी होमगार्ड के जो भी क्वेश्चन थे वो हम इतने ही लेके आएंगे। अब आगे हम करेंगे यूपी पुलिस को टारगेट, यूपी कांस्टेबल वगैरह की जो एग्जाम आ रही है उनको। ठीक है, क्योंकि अब यूपी होमगार्ड के लिए एग्जाम आने वाली है। अब आपको मॉक टेस्ट को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।